सो हेलो क्लास, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आई होप चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें हम इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टॉपिक छूट जाएगा, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो या तो आप पहली बार देख रहे हो या फिर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, कोई भी चीज़ करो आप, सारी चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी से। ठीक है, तो सॉरी, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि यूएन जो है, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसकी बात करनी पड़ रही है, हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये बना कैसे था, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये अलग यूएन तो आप देखते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, और आज के टाइम पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से तरीके की रिफॉर्म्स की नीड है यूएन को, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, जब कोल्ड वॉर एंड हो गया था 1991 में, कब यह एंड हुआ था 1991 में, उसके बाद यूएन को कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे एंड यूएन उसको ओवरकम कर पाया कि नहीं, ये भी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। एंड फिर इंडिया का स्टांस भी देखेंगे कि इंडिया क्या सोचता है यूएन के बारे में। ठीक है, ठीक है, आई होप ये सारी बातें क्लियर रही हूँ आपको। देखो, एक सबसे पहले एक कोट डैग हैमस्कोल्ड की तरफ से। ठीक है, ये कौन है, ये एक हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मतलब एक इंटरनेशनल रिनाउड पॉलिटिशियन, जियो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था यूएन को लेके। इन्होंने बोला था, द यूएन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। ठीक है, इन्होंने बोला था कि यूएन इसलिए नहीं बना है कि हम धरती को स्वर्ग बना दे, यूएन हम इसलिए सिर्फ बना है कि हम धरती को नरक बनने से बचा पाए। ठीक है, यानी एकदम चीज़ें वो खराब ना हो जाए, उससे बचने के लिए हमने यूएन को बनाया है, ना कि इसको स्वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, स्वर्ग तो लोग अपने हरकतों से बनते हैं। ठीक है, तो वो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ यूएन। ठीक है, यूएन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, इसको सबसे पहले बनाया जब गया था, तो ठीक है, इसके पर इंपॉर्टेंस क्यों थी। ठीक है, मतलब जब ये बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट इसका था पीस एंड प्रोग्रेस। ठीक है, उस टाइम पे दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट बाहर निकली थी एंड उस टाइम पे पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सबकी जो इकोनॉमी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो पीस एंड प्रोग्रेस की ज़रूरत थी। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व कराने के लिए कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए, उसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, जो लिविंग कंडीशन एकदम खराब हो चुका था, लोगों के पास खाने रहने के लिए नहीं था, उस लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। एंड जो लोग जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ठीक है, यानी जो ग्लोबल चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वो कोई एक कंट्री अकेले तो उसको टैकल नहीं कर सकती, तो जो पूरे ग्लोबल चैलेंज है, जो पूरी इंसानियत के लिए ही खतरा है, उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ों की बात उस सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने किसको बनाया था, यूएन को बनाया था। यानी यूएन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, मतलब ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए देश भी तो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएस ने डिसाइड किया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन करेंगे जिससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सही बात है, बट देखो इन्होंने जो इंडिया है और जो यूएस है, इन्होंने कॉरपोरेशन को रिकॉग्नाइज किया कि हमें कॉरपोरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर पाए। बट रिकॉग्नाइज करने में कि हमें कॉपरेशन चाहिए एंड जो एक्चुअल कॉपरेशन होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे बोलते हैं ना, कथनी और करनी में डिफरेंस। तो ठीक है, तो वही यहाँ पे है। सब लोग जानते हैं कि हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको टैकल कर पाएंगे। बट क्या एक्चुअल में कोई एक साथ मिलकर काम करता है? नहीं। ठीक है, तो ये जो नहीं है ना, इसी को टैकल करने के लिए यूएन बनाया गया है। ठीक है, ताकि ये जो सारे लोग हैं, इतनी सारी कंट्रीज है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरेशन हैं, तो सबको एक साथ मिला के कैसे हम सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम पीस बना सकते हैं, सबको प्रोग्रेस दिला सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करा सकते हैं, कैसे लोगों की लिविंग कंडीशन जो है इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम टैकल करने के लिए हमने यूएन बनाया। ठीक है, अब देखो यूएन का रोल क्या था, जनरेट आइडिया फॉर कोऑपरेशन, ताकि जो हम कॉपरेट करने वाले हैं, एक्चुअल कॉपरेशन कैसे है उसके लिए आइडिया जनरेट करना। ठीक है, प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्शंस। ठीक है, एक्शन हम कैसे लेंगे उसका पूरा रोड मैप देना। ठीक है,
एंड इंश्योर बेनिफिट आर फेयरली डिवाइडेड, यानी उससे जो बेनिफिट निकले उसको कैसे फेयरली डिवाइड किया जाए, ठीक है। ज़्यादा क्रेडिट कौन लेगा कि हमने अच्छा काम किया है, तो वो जो बेनिफिट है वो इक्वली डिवाइड हो सके, ठीक है। सॉरी। अब देखो, तो हमने अभी तक क्या देखा कि यूएन का इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। हमारा अब इतनी सारी चीजें हमने देख ली, यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि यूएन का दो ऑब्जेक्टिव था। पहला, पीस को मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पीसफुली रिजॉल्व करना एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। जहां भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो उसको कॉपरेशन उसके बीच में मीडिएट करना, कॉपरेट करना, ताकि जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं जो लड़ाई कर रही हैं, उनको हम क्या कर सके, शांति की तरफ ले जा सके, ठीक है। और जो भी बैकवर्डनेस है सोसाइटी में, कंट्रीज में, उनको हम कैसे खत्म कर सके, जो भी सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं यूएन के, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड फोस्टर डेवलपमेंट, ठीक है। और ये सारी चीजें आप भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसको हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशन, ठीक है। इसका भी सेम वही काम था कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड तो हो गया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया, लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए और कोई कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बना, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 से लेके 45 तक, ठीक है। 39 में स्टार्ट हो गया, 45 तक खत्म हो गया ये, ठीक है। तो अब लीग ऑफ नेशन का जो ऑब्जेक्टिव था कि अब हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं कराना है, वो फुलफिल नहीं हुआ। इसीलिए 1945 में लीग ऑफ नेशन को हटा के उसकी जगह पे एक और नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं यूएन। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। क्रिएटेड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, डिजाइन टू बी द मोस्ट रॉबस्ट, ठीक है। यानी इसमें सारी कंट्रीज हैं, जब स्टार्टिंग हुआ तो इस पे 51 कंट्रीज पहले स्टार्टिंग में इसका पार्ट बनी, ठीक है। यानी 51 कंट्रीज ने इसको इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन का एंड फाउंडिंग 51 कंट्रीज, ठीक है। 51 कंट्रीज ने पहली बार इसको साइन किया था, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसके पूरे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। जैसे पहला है जनरल असेंबली, ठीक है। यानी जितनी भी यूएन की कंट्रीज होंगी, ठीक है, जितनी भी कंट्री यूएन में पार्टिसिपेट करेंगी, यानी इस टाइम पे 193 कंट्री हैं, तो 193 की पूरी कंट्रीज जनरल असेंबली का पार्ट होंगी, ठीक है। सारी मेंबर्स पार्ट होंगी, ठीक है। एंड 1 वोट पर पर्सन होगा, ठीक है। यानी एक कंट्री के पास एक वोट होगा, ठीक है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 15, ठीक है। 15 मेंबर हो गए, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में अभी चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है। देखो हम वीडियो को भी अच्छे से समझेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल असेंबली से शुरू करते हैं। ये क्या है? जनरल असेंबली जो है, असेंबली से पता चले जनरल असेंबली है, यानी यूएन की जितनी भी कंट्रीज होंगी सारी कंट्रीज इसका पार्ट होगी। यानी इस टाइम पे कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं इसका पार्ट, ठीक है। 193 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके बारे में डिसीजन जो इसका होता है, डिसीजन नॉट बाइंडिंग होता है, नॉट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर, ठीक है। इसके जो डिसीजंस होते हैं, यानी जनरल असेंबली में जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो यूएन मेंबर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, यानी उनको फॉलो करना ही करना है ऐसा नहीं होता, ठीक है। 193 कंट्रीज हैं। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है, तो इसको हमने अभी देखा कि इसके कितने मेंबर होते हैं? टोटल इसके मेंबर होते हैं 15, ठीक है। इसमें से 5 होते हैं परमानेंट एंड 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ये इलेक्टेड फॉर 2 ईयर, ठीक है। हर 2 साल में ये चेंज होते रहते हैं। और ये 5 हैं, ये तो परमानेंट ही रहेंगे, ठीक है। और इसके जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, इसके जो डिसीजन होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑन ऑल, ठीक
ठीक है। यानी इसके जो डिसीजन होंगे वो सारी कंट्रीज को मानना ही मानना है। अगर आप जनरल असेंबली की डिसीजन की बात करो तो वो कोई नहीं माने तो भी चलेगा, बट सिक्योरिटी काउंसिल की बात सबको माननी ही माननी है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये क्या है, ये हमारा एक, इसमें 15 जज की टीम बैठती है, 15 जज होते हैं इसमें, ठीक है। 9 ईयर का टर्म होता है इनका, 9 ईयर का टर्म होता है इनका, ठीक है। एंड इलेक्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। यानी इसके जो जज होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। 15 जज होते हैं, इनका टर्म कितना साल का होता है, 9 साल का टर्म होता है, ठीक है। अब ये सेक्रेटरिएट क्या है, ये इसको भी समझ लो। यूएन का जो फंक्शनिंग होता है, ठीक है, यानी यूएन का जो फंक्शनिंग है, ठीक है, यूएन के फंक्शनिंग को कौन मैनेज करता है, मैनेज यूएन फंक्शंस, ठीक है, मैनेज यूएन फंक्शन, ठीक है। अरे यूएन भी तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी देना, पूरा मैनेज करना, उनको कौन करता है, सेक्रेटरिएट करता है, ठीक है। ये ट्रस्टशिप काउंसिल क्या है, ये देखो फॉर एग्जांपल कोई जगह है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक आइलैंड है छोटा सा, जो किसी भी कंट्री के पास नहीं है, ठीक है, किसी भी कंट्री के पास नहीं है, तो वो आइलैंड किसका हो जाएगा, यूएन का हो जाएगा, ठीक है। एंड यूएन के अंडर में उसको कौन मैनेज करेगा, उसको मैनेज करेगा ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। बट क्या अभी ट्रस्टशिप काउंसिल एग्जिस्ट करती है, नहीं, क्यों, क्योंकि 1994 में जो यूएन का जो लास्ट टेरिटरी थी वो भी किसी कंट्री ने ले ली, ठीक है। तो अब यूएन के पास ऑफिशियली कोई भी टेरिटरी नहीं है, इसी वजह से इस काउंसिल का कोई काम नहीं है, तो ये 1994 में खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसकी सीट कितनी है, 54 सीट्स हैं, ठीक है, 54 सीट्स हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखो सिक्योरिटी काउंसिल जैसा कि मैंने बताया, इसमें 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 परमानेंट हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। अब देखो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, अमेरिका, यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। अब देखो यही 5 परमानेंट मेंबर क्यों हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही विनर निकल के आए थे, ठीक है, यही जीते थे, तो इन्होंने, इनका ही सबसे ज्यादा योगदान था यूएन को बनाने में, ठीक है। तो इन्होंने अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज रखा एंड अपने आप को ऐसा परमानेंट मेंबर डिक्लेयर किया, ठीक है। अब इनके पास एक सुपर पावर होती है जिसको हम बोलते हैं वीटो, ठीक है। वीटो क्या होता है, वीटो द पावर टू वोट नो ऑन द रेजोल्यूशन स्टॉपिंग इट कंप्लीटली इवन इफ ऑल द अदर मेंबर्स वोट एस, इट इज अ निगेटिव वोट दैट कैन स्टॉल एनी डिसीजन, ठीक है। अब देखो समझ में आते, ऐसे बात लैंग्वेज बात करता हूँ, ठीक है। देखो वीटो का मतलब होता है एक ऐसा पावर है आपके पास, अगर आप नहीं बोल दोगे, बाकी सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो भी वो अगर आपने ना बोल दिया तो वो काम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पूरे घर में अगर सारी कंट्रीज के मतलब जितने भी मेंबर हैं सब हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर पापा ने ना बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, वो वीटो है, उनका वीटो पावर है उनके पास, कि अगर उन्होंने ना बोला तो सब लोग हाँ हाँ बोलते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके सब ने हाँ 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 कर दिया, बट अगर यूएसए ने अपना वीटो यूज कर लिया, वीटो पावर यूज कर लिया, तो सब हाँ हाँ करते रहेंगे, बट सुनी उसी की जाएगी जिसने वीटो यूज किया है, ठीक है। सेम इसी तरह कंडीशन है, अगर 4 इधर रेडी हो गए और रशिया ने वीटो कर दिया तो किसी की नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा वीटो पावर। वीटो पावर मीन्स वोट टू नो, ठीक है, नो मतलब हमने बोल दिया नहीं तो नहीं, बात खत्म, ठीक है। ये वाला मैटर होता है हमारे यूएन, ये ठीक है, वीटो, ठीक है। तो हमने जनरल असेंबली देख ली, सिक्योरिटी काउंसिल देख लिया,
सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल देख लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट देख लिया एंड स्पेशल एजेंसीज। ठीक है, अब इसके अंडर में ना बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, जैसे जनरल असेंबली के अंडर में बहुत सारी एजेंसीज आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे देखो जनरल असेंबली के अंडर में जैसे देखो यूएनईपी आता है, ठीक है, चिल्ड्रन फंड्स आता है, यूनिसेफ आता है, ठीक है, यूएनएचआरसी आता है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है, रेफ्यूजीज को लेके, ठीक है। इसके अंडर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जैसे और किसी को मैं बताऊं, देखो यहाँ पे आता है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसके अंदर में WHO आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है, यूनेस्को आता है, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला आता है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के अंडर में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीजें, इसके अंदर में भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। UN प्रिंसिपल ऑर्गन, उसके नीचे 6 इसके UN जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसके नीचे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड उसके नीचे बहुत सारी एजेंसीज, ठीक है। तो ऐसे इसका पूरा रूट बना हुआ है, ठीक है। अगर अभी तक आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ 2 मिनट मुझे मेरी बात सुन लो, ठीक है। अगर आप CBSE 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप देख ही रहे हो कि लेक्चर हम ले आ रहे हैं आपके लिए। अगर आपको आगे चल के, ठीक है, अगर आपको आगे चल के CUT 2026 का एग्जाम देना है तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सिर्फ CUT नहीं, उसके आगे आपको चाहे SSC का एग्जाम देना हो, चाहे UPSC का एग्जाम देना हो, सारी चीज़ें, ठीक है, एक की से एक चीज़, ठीक है, सारी चीज़ें, उसका एग्जाम कैसा होता है, उसका सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे इसी चैनल पे ले आएंगे। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो सिंपली आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपका एक्स अकाउंट है तो वहाँ पे फॉलो कर लो, हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है सारी चीज़ों का, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर खत्म होने के बाद जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ का कंपटीशन चलता है, वहाँ पे क्विज़ चलती रहती हैं, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करो एंड अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो 1945 में हमने क्या बात की, हमने बात की कि 1945 में जो था हमारा, 1945 में UN जो बना, 1945 में बना। इस टाइम पे क्या चल रहा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1945 से लेकर 1991 तक कौन सा पीरियड था, कोल्ड वॉर था। यानी जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर वर्ल्ड था, 2 सुपर पावर हुआ करती थी, ठीक है। बट क्या हो 1991 में एक जो सुपर पावर था वो खत्म हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है। USSR कोलैप्स कर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब US अकेले 16 सुपर पावर बचा, ठीक है, अकेला पावर बचा था, 16 सुपर पावर बचा था, ठीक है। इसी टाइम पे हम देखते हैं न्यू ग्लोबल चैलेंजेस जैसे जेनोसाइड, सिविल वॉर, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, दुनिया के सामने आने लगते हैं। टेररिज्म आता है इसी टाइम पे, सिविल वॉर छिड़ने लगते हैं। हमने देखा था कोल्ड वॉर जब एंड हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर सिविल वॉर हो रहे थे, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि जेनोसाइड होते हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, टेररिज्म यहाँ पे पनपने लगा इसी टाइम के बीच में, ठीक है। 1991 के बाद अकेले US सुपर पावर बचा हुआ है, नए पावर इमर्ज होकर आ रहे हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, ठीक है। अब UN जो 1945 में बना था उसका सेम स्ट्रक्चर वही था, पूरा काम करने का तरीका वही था, बट अब नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, दुनिया कंप्लीटली चेंज हो गई है। तो क्या जो UN है हमारा, वो US के अकेले 16 सुपर पावर जो बचा है इसको चैलेंज कर पाएगा, ठीक है। अब देखो जब US और USSR दोनों सुपर पावर थे तो दोनों एक दूसरे के पावर को न्यूट्रल बनाए रखते थे, यानी दोनों में कोई भी आगे पीछे नहीं होता था। बट अब क्योंकि USSR डिसइंटीग्रेट हो गया है तो क्या USSR की जगह UN ले पाएगा, UN पूरी दुनिया के देशों को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या UN जो है US को स्टॉप कर पाएगा, ये हम देखते हैं आगे, चलो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा दिखता है कि जो UN है ये हमारे USA को नहीं चेक कर पाएगा। क्यों, इसके 2 रीजन है। पहला, अनमैच्ड पावर, ठीक है, अनमैच्ड पावर। क्यों ऐसा हम बोलते हैं, जो US है इसकी मिलिट्री, इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है, इतनी भयंकर है कि UN भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इसको मैच नहीं कर सकता, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका रीजन है क्या, कि जो US है अकेले 22%, यानी UN को भी चलाने के लिए पैसे लगते हैं, तो अकेले 22% UN का अकेले USA देता है। तो अब जो तुमको पैसा दे रहा है उसी के सामने चू चू करोगे, अच्छा तो नहीं लगेगा, तो इसकी वजह से भी, ठीक है, नहीं दे सकता, ठीक है। द US इज द सिंगल लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर। इसके बाद चाइना आता है, इसके बाद जापान,
जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा। हमारा इंडिया कहाँ है भाई? हमारा इंडिया 21वें नंबर पे, ठीक है। 0.8% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बट ठीक है इतना, ठीक है। और दूसरा इसी में एक और रीज़न है कि जो यूएन है ना, इसका जो फिजिकल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? फिजिकल हेडक्वार्टर भी यूएसए में ही है, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी जो यूएन में जो काम करते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग यूएसए के ही हैं, ठीक है। और यूएसए के पास वीटो पावर भी है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से हमने देखा कि जो जब वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड हुआ, सॉरी, तो उसके बाद जो अकेले सोलो सुपर पावर बचा था, उसकी पावर को चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाया था यूएन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं रिफॉर्म्स कि यूएन में जो अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, सारी चीज़ें देखी, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है कि हमें पीस बनाना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी हमने। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, उसमें है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर सिक्योरिटी काउंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात, ठीक है, इसमें। और दूसरा हम देखते हैं जुडिक्शन, मतलब यूएन को किस चीज में देशों को अधिकार, मतलब यूएन को कितने हद तक अधिकार है कि वो किसी देश के मैटर में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। उसका जुडिक्शन, उसका एरिया क्या है कि वो कितने एरिया में बोलेगा, ठीक है। और तीसरा जो डिबेट है वो वीटो पावर को लेके है कि वीटो पावर सही है कि नहीं, कि वीटो पावर को खत्म ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम चल के सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो देश हैं जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है, जैसे इंडिया जो एकदम प्रबल दावेदार है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है यूएन का, जो 1945 से एज इट इज चला आ रहा है, जो आज तक दुनिया में सारी चीजें चेंज हो गई हैं, वो नहीं चेंज हुआ, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। जो रियलिटी है वो हमें दिखाने की जरूरत है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात करते हैं लोग, ठीक है, ताकि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सके। आज दुनिया में जो इंडिया है, इतना बड़ा सुपर पावर है, ठीक है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, बट हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इतने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन यूएन में नहीं है, तो क्या हम यूएन को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हमें करना है, ठीक है। एंड क्राइटेरिया फॉर न्यू मेंबर्स, ठीक है, एंड आप कुछ क्राइटेरिया निकालो जिससे आप न्यू मेंबर्स को ऐड कर पाओ सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। अब देखो, ये हमने समझा स्ट्रक्चर में कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हमने की। अब हम बात करने जा रहे हैं जुरिडिक्शन की, ठीक है, यानी किस किस एरिया में कुछ कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मानती हैं कि जो यूएन है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पीस कीपिंग में, यानी पीस को बनाए रखने में। कुछ कंट्री ये मानती हैं कि उसको डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कंट्रीज कैसे डेवलप करें, कंट्रीज की जो इनइक्वालिटी है कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ गरीब है कुछ अमीर है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसी में आगे चल के एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनता है एंड ह्यूमन राइट काउंसिल बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। एंड जो तीसरा डिबेट आता है, ठीक है, जो तीसरा डिबेट आता है वो आता है वीटो पावर को लेके। क्या कि वीटो पावर को हमें कैंसिल कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये जो वीटो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। अब सोवरेन इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? हमने अभी देखा कि जो यूएन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सारी कंट्रीज को वहां पे पार्टिसिपेट करना है, सारी कंट्रीज को कोई भी दिक्कत है तो वहां पे जाके बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि वीटो पावर जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अब क्यों अगेंस्ट है? जहां पे सारी कंट्रीज एक आवाज में बोल रही हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वहां पे अगर कोई एक कंट्री खड़ा होकर बोल दे, वीटो कर दे कि हमें ये करना चाहिए, तो उसकी बात मानी जाएगी। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे मेजोरिटी में काम हो, जहां पे सारी सबकी बात सुनी जाए एंड जो मेजोरिटी बोले वो किया जाए। बट यहाँ पे वीटो पावर क्या ऐसी वो देता है, पावर देता है? नहीं, वीटो पावर किसी एक कंट्री के पास पावर देता है, मेजोरिटी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने तीनों जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो हमने देखे। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कैसे जो यूएन है हमारा उसने कैसे कैसे इसको अचीव किया, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का यानी जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल प्रोसेस की बात की थी, तो वहां पे जो 1992 में एक
1992 में एक जनरल असेंबली में एक कंप्लेन की जाती है, ठीक है, 1992 में, ठीक है, जिसमें ये बोला जाता है 1992 में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये आज के टाइम की रियलिटीज को नहीं दिखाता है, यानी आज के टाइम पे दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है ये हम नहीं देखते हैं। वहाँ पे सिर्फ वही 5 ही कंट्रीज हैं जो पिछले 45 साल से बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके जो डिसीजन हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज एंड उनके इंटरेस्ट को शो करते हैं, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, सिर्फ और सिर्फ जो वही चाहते हैं वही यूएन में होता है, ठीक है। और तीसरा ये कंप्लेन रखी गई कि जो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इक्वालिटी नहीं है रिप्रेजेंटेशन में, किसी कंट्री के पास ज़्यादा पावर है, किसी कंट्री के पास कम पावर है, ठीक है। रिफॉर्म्स को लेके यहाँ पे बात रखी गई, ठीक है। हमने देखा कि रिफॉर्म की जरूरत है एंड 1992 में ये बात जनरल असेंबली के सामने रख भी दी गई कि ये बात है, ठीक है। तो जनरल असेंबली ने ये सारी बातें मान ली एंड एक नया आइडिया प्रपोज किया कि हम नए मेंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए उसने कुछ आइडिया रखा, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया रखे। अब वो क्राइटेरिया कौन समझते हैं? पहला क्राइटेरिया क्या था? द मेजर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। जो कंट्रीज को हम ऐड करेंगे, अगर कोई भी कंट्री ऐड होना चाहती है तो वो एक मेजर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होनी चाहिए, ठीक है। एक सस्टेनेबल कंट्रीब्यूटर होने चाहिए यूएन के बजट में ही, यानी यूएन के बजट में उसका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। अब बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। चौथा, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करे और ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और पांचवा क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, कल्चर एंड एक्सेट्रा, यानी ऐसी कंट्री को हम ऐड करना चाहते हैं जो हमारी काउंसिल को, जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल को डाइवर्स करे, ठीक है। यानी ऐसी कंट्री यहाँ पे आए जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी कल्चरल लोग रहते हों, ठीक है। तो ये देखो, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं जो यूएन के जनरल असेंबली ने बताए, उस पे सब पे इंडिया खरा उतरता है, ठीक है। यानी एक भी ऐसा नहीं है कि जिसपे इंडिया ऐसा हो कि इंडिया का इस पे वो नहीं है। सारी जो पैरामीटर है सब पे इंडिया एकदम टॉप नॉच वो करता है, ठीक है। तो हमने जो पहला था, यानी जो पहला हमारे स्ट्रक्चर वाला था, जो हमने ये देखा, ठीक है, ये वाला हमने जो देखा था स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस वाला, इसको हमने टैकल किया 1992 में आके, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्यूरिडिक्शन वाला। इसका कोर डिबेट क्या था? कोर डिबेट यही था कि जो एक लोग थे, मतलब एक जो कंट्रीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री वो बोलती है कि यूएन जो है इसका सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए पीस में एंड सिक्योरिटी मिशंस में, यानी जहां पे लड़ाई हो रही हो वहां पे पीस इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, स्टेट्स के बीच में मीडिएट करना चाहिए। एंड जो बी कंट्री का ग्रुप है ये बोलता है कि यूएन जो है, ठीक है, इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान होना चाहिए डेवलपमेंट पे, ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स पे, लोगों को कैसा है अच्छा हेल्थ केयर दिया जाए, अच्छा एजुकेशन दिया जाए, इस पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, ये क्या करता है? ये गाजा में, फिलिस्तीन में अपने हित के हिसाब से काम करता है, ठीक है। यानी वहाँ पे आतंकवादी है तो उनको साफ करता है वहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ बात क्या आती है, इजराइल चाहता है, अब देखो यूएन क्या करेगा, अगर पीस का काम करेगा तो यूएन जरूर यहाँ पे मीडिएट करेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो इजराइल है वो चाहता है कि ये पीस वाला झंडा लेके ना आओ हमारे पास, आपका ज्यादा काम कहाँ होना चाहिए? आपका ज्यादा काम होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क में, डेवलपमेंट में, आप कैसे डेवलप करो उस पर ज्यादा ध्यान दो, आप पीस का झंडा लेकर हर जगह मत पहुंचो। तो इजराइल का ये पॉइंट ऑफ व्यू है एंड इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारी समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ज्यूरिडिक्शन था, मतलब रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ज्यूरिडिक्शन में, अब यूएन ने इसको कैसे टैकल किया, ठीक है। यूएन ने इसको 60th एनिवर्सरी जब इसकी आई, 60th एनिवर्सरी समिट, वहां पे टैकल किया। इसने क्या किया? क्रिएट अ पीस बिल्डिंग कमीशन, एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जहाँ पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जिसमें कहीं भी कंट्री में, मतलब किसी भी कंट्री के बीच में अगर वॉर का सिचुएशन हो, हॉस्टाइल सिचुएशन हो, तो उसको हम कैसे हैंडल कर पाए उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इफ नेशनल गवर्नमेंट फेल्स, अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट फेल कर जाती है, यानी गिर जाती है, वहां पे सिविल राइट्स हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में यूएन जो है उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, ठीक है, ये बोला। तीसरी कंडीशन इन्होंने बोली, तीसरी बात इन्होंने बोली कि हम एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, हम एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएंगे
जो देखेगा कि किस कंट्री में ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है या नहीं। अगर वॉयलेशन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। चौथी बात रखी इन्होंने कि अग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। हम एक मिनिमम डेवलपमेंट गोल को हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है। और चौथी बात इन्होंने बोली कि हम एक क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंड, हम एक डेमोक्रेटिक फंड बना रहे हैं जिसमें कंट्रीज को डोनेट करना पड़ेगा फंड के नाम पे, एंड हम पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी ले आएंगे। जिस भी कंट्री में मोनार्की है या फिर एरिस्टोक्रेट का वो है, ठीक है, रूल है, मतलब डिक्टेटर का रूल है, जैसे रशिया हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, जहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पे हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा रख दिया, ठीक है। एंड इसका जो इन्होंने ये सारी बातें रखी, इसका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी खुल गया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो यूएन है ना, ये दो मतलब वो है, मतलब वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता मैं यहाँ पे, बट दोनों तरफ से खेलता है, ठीक है, दोनों तरफ से खेलता है ये, ठीक है। अब देखो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात की, ठीक है, बट 2003 में सूडान में क्राइसिस आता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, ठीक है। अब इन्होंने तो बहुत बातें बोली थी कि हम पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, हम ह्यूमन राइट वो कमीशन बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे, हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड का गोल सेट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2003 में सूडान में क्राइसिस आता है, एंड फिर हमें दुनिया का वो चेहरा देखने को मिलता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग बातें करते हैं, एम्प्टी प्रोमिसेस होते हैं, कोई भी किसी की हेल्प करने नहीं आता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं 2003 में ही, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, द वीटो पावर, द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। वीटो पावर मैंने बताया जैसे, ठीक है। अब हमने दो डिबेट, यानी जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये, ठीक है। हमने स्ट्रक्चरल प्रोसेस को देख लिया कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस किए थे, क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, एंड फिर यूएन ने उसको कैसे टैकल किया। हमने ज्यूरिडिक्शन वाला देख लिया कि इसमें कैसे रिक्वायरमेंट जो थे उसके रिफॉर्म्स के, एंड यूएन ने उसको कैसे ओवरकम किया, एंड फिर उसका कच्चा चिट्ठा खुल भी गया। अब हम देखने वाले हैं वीटो को, कि जो ये वीटो का डिबेट है कि रिफॉर्म करना है कि नहीं, इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलो हम इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ जो कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है, वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि वीटो खत्म हो, ठीक है, वो तो कभी नहीं चाहेंगी, ठीक है। बट जो वीटो पावर है इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोवरेन इक्वालिटी इन द यूएन, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी के तो अगेंस्ट है ना, क्यों अगेंस्ट है ये मुझे अब तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रूल हो वहां पे। बट यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे कोई ये कंट्री खड़ा होकर बोल देगा, वीटो यूज कर देगा, सब खत्म, ठीक है। अब देखो इसके अगेंस्ट में, ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट आता है कि हमें वीटो क्यों नहीं खत्म करना है। पहला बात, द परमानेंट मेंबर विल नेवर एग्री टू गिव इट अप, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो वीटो हो वो खत्म हो, अबॉलिश हो, ठीक है। अब दूसरा इसका रीजन है, विदाउट द वीटो ग्रेट पावर माइट लूज इंटरेस्ट इन यूएन। अब देखो इनके पास जो ग्रेट पावर्स हैं, ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं, ये पावर सुपर पावर्स हैं, जैसे रशिया एक सुपर पावर है, यूएस सुपर पावर है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, ये सारी कंट्रीज क्या है, सुपर पावर है, ठीक है। बट अगर इनसे वीटो पावर छीन लिया जाएगा तो ये नॉर्मल कंट्रीज की तरह ही हो जाएंगी। यूएन में आखिर एक ही पावर तो इनके पास है कि जो ये सबसे ऊपर है, वीटो पावर, ठीक है। बट अगर इनसे वीटो पावर छीन लिया जाएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएंगी, ठीक है, इनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा यूएन में, ये एक रीजन है। एंड तीसरा, विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कुड बिकम इनएफेक्टिव, ठीक है। यानी ये जो 5 जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो अच्छी इकोनॉमी है, जो मिलिट्री वाइज भी अच्छी, बहुत अच्छी हैं, इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती हैं, यूएन को कंट्रीब्यूट करती हैं, अगर इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अगर ये इन्वॉल्व होना ही छोड़ देंगी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफिशिएंट तरीका है काम करने का, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से डर लगता है कि हम अगर अबॉलिश करेंगे वीटो को तो ये सारी दिक्कत आएंगी हमारे सामने, ठीक है। तो एक चार्ट है ये कि देखो कितने लोगों ने कितना यूज किया है वीटो, ठीक है। तो यूएस ने 84 बार यूज किया है, यूएसआर ने 135 में 135 बार यूज किया है, यूके ने 32 बार, फ्रांस ने 18 एंड चाइना ने 11 बार यूज किया है वीटो पावर को, ठीक है। अब हम देखने जाते हैं, हम अब देखने वाले हैं क्या, वेट, अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया का क्या स्टांस है, ठीक है। इंडिया क्या स्टांस है यूएन को लेकर, ठीक है। तो इंडिया हमेशा परमानेंट सीट की बात करता है, क्यों बात करता है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं,
हम इकोनॉमिक पावर भी हैं, हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन भी है हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्यों नहीं बनाते। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है पाकिस्तान ऑब्जेक्शन। पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्ट करेगा, क्यों ऑब्जेक्ट करेगा, उसकी बात क्यों सुनता है भाई, वो तलवे चाटने वाला आदमी है, ठीक है, वो करेगा, वो भाई कुछ ना कुछ करके मना लेगा यूएस को कि नहीं रोको, ठीक है। एंड दूसरा न्यूक्लियर वेपन कंसर्न, ठीक है, तो ये तो दोगलापन है, ठीक है, उनके पास भी, वहाँ पे जितनी कंट्रीज हैं सबके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये बस कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फियर ऑफ अदर इमर्जिंग पावर, जैसे ब्राज़ील है, जैसे जापान है, ये फिर भी बोलेंगे, अगर इंडिया पार्ट बन गया तो ये भी कंट्री बोलेंगे कि हमें भी पार्ट बनाओ, ठीक है। तो ये सारी कुछ रीजन है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, ये रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया का कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इसको लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है। कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल को जो सीट है, ठीक है, कंपोजिशन जो है वो स्टैटिक हो चुका है, वो तब से बदला ही नहीं है, ठीक है, तब से सेम वही है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि 1995 में जो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जो नॉन परमानेंट मेंबर है, सॉरी, पहले उनकी सीट कितनी थी, 11 थी, जो 1965 में 15 हो गई, बट परमानेंट मेंबर 5 ही थे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन को आप बढ़ाओ, जो स्टैटिक हो गया है कॉम्पोजिशन उसको बढ़ाओ भाई, उसको और एक्सपेंड करो, ठीक है। दूसरा लेजिटिमेसी की हम बात करते हैं कि देखो एक्सपेंडेड काउंसिल विथ मोर रिप्रेजेंटेटिव विल इंजॉय ग्रेटर सपोर्ट। अगर देखो फॉर एग्जांपल यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर और भी कंट्रीज को आप इंक्लूड करोगे, उससे क्या होगा, आपकी जो लेजिटिमेसी है और कंट्रीज आपकी बात मानेंगी कि हाँ पूरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम रेगुलर कंट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी भी हमारे पास इसका जो सीट है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। कभी मिल रहा था बट हमने नहीं लिया, तो चलो ठीक है। अब देखो इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना ही क्यों है, परमानेंट मेंबर बनने का इतना वो क्यों है, ठीक है, कि परमानेंट मेंबर हमें बनना क्यों है। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होता है कि हाँ भाई ये परमानेंट मेंबर है यूएन का, ठीक है। हाँ होता है ना कि दोस्त में कि हाँ भाई इसकी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, ठीक है, तो वही है कि एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर कोई भी कंट्री परमानेंट मेंबर है यूएन की, तो वर्ल्ड अफेयर्स में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। उसके ऊपर एक टैग लग जाता है कि कंट्री पावरफुल है, ठीक है, एक टैग लग जाता है कि ये कंट्री पावरफुल है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑपोजिशन जैसे पाकिस्तान हमारे हमें वो करेगा, ठीक है, ये हमने देख लिया, न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है, और स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट जब देखते हैं कि जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, जापान है, ये सब भी बोलेंगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात, आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।